1590 से 1610 के बीच का टाइम था जब हंगरी में मौजूद काफ़ी सारी लड़कियां जिनकी की उम्र 10 से 15 साल की थी वो लगातार गायब होती जा रही थी। उनके घर वालों को इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं कि आखिरकार वो लड़कियां गई तो गई कहाँ पर। जस्ट वो शाम के टाइम या फिर रात होते होते अपने घर से बाहर निकला करती थी किसी काम के चलते, या फिर वैसे ही वो अपने घर से अगर बाहर निकल जाती तो उनके घर वालों को सीधा ही ये बात पता चलती थी कि उनकी लड़की अभी तक वापस घर पर नहीं आई है। और टाइम बीतने के साथ साथ इस बात पर भी उन्हें विश्वास हो जाया करता था कि अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाली हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसके बाद समय आता है 1610 का, जब इन सारी ही चीजों के बारे में खुलासा हो जाता है कि आखिरकार वो सारी की सारी लड़कियां गई तो गई कहां पर और उन्हें गायब करने के पीछे किसका हाथ था। और ये सारी चीजें जैसे ही वहां की प्रजा को पता चलती है तो वो अंदर तक दहल जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोगों ने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास किया उन्होंने ही हमारे साथ विश्वासघात किया। लेकिन वो लड़कियां कहां पर चली जाती थी, कौन उन्हें उठा ले जाता था और उनके साथ क्या होता था, इन सारी ही चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसके साथ साथ वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊँ। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये कहानी शुरू होती है 1560 से, जब एलिजाबेथ बाथोरी का जन्म हंगरी के एक राजघराने में होता है। बचपन से ही एलिजाबेथ ये चीज देखा करती थी कि उसके घर वाले जो इनके घर में नौकर जाकर काम करते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। और यही कारण था कि ये बचपन से ही लगातार जब ये चीज देखती आ रही थी कि नौकर चाकर तो सिर्फ और सिर्फ दबाकर हमेशा उनसे सिर्फ और सिर्फ काम लेने की चीज है, तो वो उनकी ज्यादा इज्जत नहीं किया करती थी। और यूं ही टाइम बीतता रहता है, लगातार उसके घर पर नौकरों के ऊपर टॉर्चर होता रहा करता था। लेकिन जैसे ही वो 14 से 15 साल की होती है तो उसकी शादी दूसरे राज्य के एक राजा फरन नदासदी से करवा दी जाती है। शादी होने के बाद एलिजाबेथ उन्हीं के साथ उनके घर पर जाकर रहने लगती है और टाइम बीतने के साथ साथ ये एक दूसरे से काफी अच्छे से टाइम बिताते हैं। लेकिन जो ज्यादातर टाइम था राजा का, वो ज्यादातर टाइम अपना वॉर में ही बिताया करता था। वो दूसरे राज्यों के साथ जाकर हमेशा ही लड़ाई करता रहा करता था, उनके जो एरिया हैं उन्हें कब्जाता रहा करता था। और यही कारण था कि वो अपने घर पर अपनी रानी के साथ बहुत ही कम टाइम बिता पाया करता था। कभी कभार साल 6 महीनों में ही वो अपने घर पर आया करता था। और इसी तरह लगातार वो लड़ाई करता जा रहा था, आसपास के जितने भी राज्य थे उन्हें कब्जाता जा रहा था। दूसरी तरफ घर पर एलिजाबेथ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पालती और इसके अलावा उसे और ज्यादा काम नहीं था। लेकिन बात अगर एलिजाबेथ की खूबसूरती के बारे में करें तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे वो सारे ही इस बारे में जाना करते थे कि इस राज्य की एक रानी है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और टोटली अगर देखा जाए तो हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी खूबसूरती के जो डंके थे वो आस पड़ोस के काफी सारे राज्यों में भी बजते थे। और यही कारण है कि वो अपने आप को और ज्यादा अच्छे से सजा सवार कर रखा करती थी ताकि इसकी जो ये खूबसूरती के चर्चे हैं ये आगे भी चलते रहें। उसके बाद उसे एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं और इसी तरह चलते चलते इस राजा की फैमिली कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी एक टाइम ऐसा आया जब वो पूरे तरीके से जवान हो चुकी थी। उसके बाद वो धीरे धीरे कर बुढ़ापे की तरफ भी जाने लगती है। और इस टाइम उसके जो दास दासियां थी उन लोगों के बीच ये बातें अक्सर हुआ करती थी कि जो हमारी रानी थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, अब अगर उन्हें देखा जाए तो वो बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं और धीरे धीरे कर अब उनकी खूबसूरती भी कम होती जा रही है। लेकिन जब ये बात एलिजाबेथ को पता चलती है तो वो अपने उन्हीं सारे के सारे सेवकों को जो कि उसके बारे में ऐसी बातें करते थे उन्हें काफी ज्यादा कठोर दंड देती है। और इस घटना के बाद उसके सारे के सारे जो भी नौकर चाकर थे वो इस बारे में कभी भी बातें नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हो सकता है घूम फिर कर ये बातें अगर एलिजाबेथ तक पहुंच जाती हैं तो वो हमें काफी ज्यादा बुरा एक दंड देने वाली हैं, काफी ज्यादा कठोर हमें दंड मिलेगा। और इससे अच्छा तो ये है कि हम उसके बारे में कुछ भी बातें ही ना करें। इसी तरह फिर भी टाइम बीतता रहता है और एक दिन ऐसा भी आया जब
एलिजाबेथ बड़े ही आराम से बैठी हुई थी, उसकी जो दासियां थी वो पीछे से उसके सिर का मसाज कर रही थी। जो कुछ भी उसकी मेकअप वगैरह उस टाइम हुआ करते थे वो उस टाइम रानी का चल रहा था कि इसी टाइम जो उसके सिर के बाल थे वो शायद उस नौकरानी से थोड़े से ज़्यादा खींच जाते हैं, जिसके कारण एलिजाबेथ को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपना हाथ उठाया और उस नौकरानी को उल्टे हाथ से दे मारा। जो उसने रिंग पहन रखी थी उस रिंग से उस लड़की के, जो कि उसकी दासी थी, उसके फेस पर चोट लग जाती है और उसके फेस से काफ़ी सारा खून निकलकर उस रानी के ऊपर पड़ जाता है। रानी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और कुछ एक देर तक वो जो खून उस लड़की के चेहरे से निकला था वो रानी के हाथ पर ही लगा रहता है। थोड़ी ही देर बाद जब रानी का मूड ठीक होता है तो वो वापस आ जाती है और वापस आने के बाद जब उसने वो खून साफ किया तो उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये बात आई कि उसे ये चीज़ लग रही थी कि जो ये खून यहाँ पर इसके हाथ पर पड़ा हुआ था वहाँ पर इसकी त्वचा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा निखर कर अब आ चुकी है। और इस चीज़ को देखकर वो बिल्कुल कंपैरिजन दोनों हाथों में कर सकती थी कि एक हाथ की स्किन उसकी ग्लो नहीं कर रही है और दूसरे हाथ की स्किन जिसके ऊपर की अभी कुछ एक देर पहले ही खून गिरा था वो ग्लो कर रही है। तो अब उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि क्यों न वो हमेशा हमेशा के लिए जवान रहे, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, वो बूढ़ी नहीं हो जाती। और बूढ़ी होने के कारण जब तक उसकी आखिरी सांस वो नहीं ले लेती वो बिल्कुल जवान रहे। और इसके तौर पर वो काफ़ी सारे लोगों के पास जाती है, उनसे खूबसूरती का, अपने आप को जवान रखने का राज पूछने लगती है। और जब वो इसी तरह काफ़ी सारे लोगों के पास जाकर अपनी खूबसूरती को यूं ही बरकरार रखने का राज पूछती है तो एक काला जादू करने वाली महिला ने उसे ये बात बताई कि अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए जवान रहना चाहती हो तो तुम्हें काफ़ी सारी लड़कियों की आहुति देनी होगी। रानी ये बात पूछती है कि मैं इस तरह आहुति देकर अपने आप को किस तरह से जवान रख पाऊंगी, थोड़ा मुझे डिटेल से बताओ। तो उस जादूगरनी ने बताना शुरू किया कि अगर तुम किसी टीनेज गर्ल से उसके शरीर का सारा खून ले लेती हो और उसमें अगर तुम अपने मुंह को धोती हो, अपने हाथों को धोती हो, तो ये बिल्कुल नौजवान रहने वाले हैं। क्योंकि जो नौजवान लड़कियां होती हैं उनके शरीर में काफ़ी सारे ऐसे केमिकल होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोटीन विटामिन उनके खून में होते हैं जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को जवान बना सकते हैं। और इन सारी ही चीज़ों के चलते तुम हमेशा हमेशा के लिए जवान रहने वाली हो। ये बात उसने तब याद की जब उसके हाथ में उस लड़की का, जो कि उसकी दासी थी, उसके बालों को संवार रही थी, उसका खून उसके हाथ पे गिर गया था। तो वो सारी ही चीज़ें उसे याद आ जाती हैं। और उसके बाद इस सारी चीज़ों के पूरे प्रोसेस जान लेने के बाद वो वापस अपने घर पर जा पहुंचती है। अपने महल में जाकर उसने 4 लोगों के एक ऐसे ग्रुप को बुलाया जो कि हमेशा ही उसके साथ रहा करता था और वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे। उसने उस काला जादू करने वाली को भी वहाँ पर बुला लिया, अपने उन 4 नौकरों को भी अपने पास बुला लिया और ये बात कही कि मुझे अब लड़कियों की ज़रूरत पड़ने वाली है, मुझे हर रोज़ अपना फेस धोना है और उसके लिए जितनी भी लड़कियां, नौजवान लड़कियां, जिस तरह का कि ये जादूगरनी तुम्हें बता रही है उस तरह की लड़कियों का मेरे लिए इंतजाम करो। अब रानी ने ऐसी बात बोली थी तो सेवक को तो ऐसा करना ही था, जिसके चलते वो गांव में जाते हैं। रात के टाइम वो लोग गए थे, अभी उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार किस लड़की को हम लोग उठाएं, किस तरीके से हम लोग उसे अपने साथ लेकर जाएं और अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो हमें क्या करना है। जिसके चलते सारा का सारा प्लान अपने दिमाग में बनाकर कि अगर हम लोग रात के टाइम जाते हैं तो हमें कोई भी नहीं देख पाएगा और जो भी लड़की बाहर घूमती हुई होगी हम लोग उसे ले आएंगे। यही सारे प्लान बनाकर वो लोग गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां से एक लड़की को अपने साथ पकड़ लाते हैं। महल में आकर वो लोग रानी के सामने ले जाकर उस लड़की को खड़ा कर देते हैं और लड़की को अभी इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार रानी के जो ये नौकर हैं मुझे इस तरह से क्यों पकड़ लाए, लेकिन इस चीज़ के बारे में रानी मुझे ज़रूर बता देगी। और जब वो जाकर रानी से बातें करने लगती है तो रानी ने ये बात कही कि तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, आगे का जो कुछ भी यहाँ पर होना है मैं उसे देख लूँगी। वो अपनी रानी के ऊपर काफ़ी अच्छे से विश्वास करती थी कि अगर रानी यहाँ पर है तो मुझे क्या होने वाला है। चुपचाप वो वहाँ पर बैठी रहती है। दूसरी तरफ जो रानी की वो काली जादूगरनी थी जिसके साथ कि वो मिलकर इन सारी ही चीज़ों को प्लान कर रही थी, वो रानी को जवान करने के वो सारे के सारे नुस्खे तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ से उस लड़की को बुला लिया जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उस लड़की के शरीर से काफ़ी सारा खून निकाल कर एक डोने में इकट्ठा कर लिया जाता
जाता है। उसके बाद रानी अपने मुंह को, अपने हाथों को उस खून से धोने लगती है। उस लड़की को वहीं पर रखा जाता है, उसका जितना भी खून वगैरह उन्हें चाहिए था उसके बाद, और अगले दिन दोबारा से रानी यही काम करती है। इन सारी ही चीज़ों में करीबन 4 से 5 लड़कियों को उन्होंने बड़े ही बेरहमी से मार डाला, उनके शरीर का खून निकाल निकाल कर, क्योंकि जब लड़कियों का खून खत्म हो जाया करता था तो रानी उसके धड़ को काट दिया करती थी, हाथों को काट दिया करती थी और पैरों को उल्टा वो लटका दिया करती थी, ताकि इसके शरीर में जितना भी अब खून बचा हुआ है वो सारा का सारा नीचे आ जाए। उसके बाद डोने में इकट्ठा उसे करती, उसके बाद अपना मुंह धोती, अपने हाथ धोती, और इस घटना के करीबन 2 से 3 महीने बाद वापस राजा भी अपने घर पर आ जाता है। वो एक लड़ाई लड़कर आया था। जैसे ही वो वापस घर पर आता है, काफी दिनों बाद उसने अपनी रानी को देखा था, और रानी को देखते ही पहली ही नजर में उसने ये बात कही कि वाह महारानी, आप देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि आप टाइम के साथ साथ बूढ़ी नहीं हो रही है, जबकि आप तो जवान होती जा रही है। और जैसे ही ये बात रानी ने राजा के मुंह से सुनी तो उसे विश्वास हो गया कि हाँ, उसका जो वो आइडिया था काला जादूगरनी वाला, वो काम कर रहा है। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यूं ही बरकरार रखना है। काफी सारी लड़कियों को वो हर महीने उठाकर लाती रहेगी और वो यूं ही जवान रहती रहेगी। उसके लगभग 2-3 महीनों बाद राजा दोबारा से अगली जंग पर निकल पड़ता है, और पीछे से रानी अब ये बात कहने लगती है कि मुझे अब सिर्फ अपना मुंह नहीं धोना है, अपने सिर्फ हाथ नहीं धोने हैं, जबकि मैं पूरी की पूरी इस खून में नहाया करूंगी। जिसके लिए वो लोग अब दोबारा से गांव में निकल पड़ा करते थे, वहां पर जाकर चेक किया करते थे कि आखिरकार कौन सी लड़की इस टाइम घर के बाहर घूम रही है। और आमतौर पर अगर देखा जाए, गरीब लोगों के घर वालों को, उनके बच्चों को, वो लोग रात के टाइम बाहर ही सोया करते थे। इसके अलावा रात को काफी लेट वो सोया करते थे घूम फिर लेने के बाद, और जब वो लोग घूमने के लिए इधर उधर जाया करते थे तो उनकी लड़कियां भी उनके घर के आसपास ही घूमती हुआ करती थी। तो एलिजाबेथ के वही सारे नौकर उनके घर पर जा पहुंचते, लुकते छिपते, और उस लड़की को अपने साथ किडनैप करके ले आया करते थे। अब रानी ये बात नहीं कहा करती थी कि इसके हाथ को काट लो, एक डोना इसका खून का निकाल लो, जबकि वो यही बात कहा करती थी कि इसे सीधा का सीधा खड़ा करो। उसके बाद खुद ही तलवार उठाती, उसके धड़ को उसके सिर से अलग कर देती, उसके दोनों हाथों को काट देती, उसे उल्टा लटका देती, और सारा का सारा जो उसका खून था वो एक टब में भर लिया करती थी। उसके बाद उस टब में काफी देर तक वो लेटी रहा करती थी, और ये बात वो सोचा करती थी अपने मन ही मन में कि अब वो धीरे धीरे कर जवान हो रही है। और दूसरी तरफ अगर उसके नौकर चाकरों को देखा जाए तो उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रानी को ये बात कहें कि आपने इतनी सारी लड़कियों को मार तो डाला है, लेकिन कुछ खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो उसे ही मरवा डाले। और वो काफी ज्यादा इस टाइम निर्दयी बनती जा रही थी अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। तो उसके जितने भी नौकर चाकर थे हमेशा ही उसकी हाँ में हाँ रखा करते थे, और इसी तरह करते करते वहाँ आसपास के जितने भी गांव थे उनमें से जितने भी गरीब लोगों की लड़कियां थी वो लगातार गायब होती जा रही थी। लेकिन लड़कियों की तो अभी काफी ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते उसने और राज्यों में अपने सेवकों को भेजना शुरू किया, और वहां से भी काफी सारी लड़कियों को वो मंगवा लेती है। लेकिन अब धीरे धीरे कर काफी सारी लड़कियां कम हो चुकी थी। एक महीने में ही उसने करीबन 50 से 60 लड़कियों को मार डाला था, और ये सारी की सारी घटना 1590 में शुरू हुई थी। 1600 आते आते काफ़ी सारी लड़कियों को उसने मार डाला, लेकिन 1604 में ये बात एलिजाबेथ को पता चलती है कि उसका पति जो कि वॉर में इस टाइम गया हुआ था, वहाँ पर लड़ाई करते करते उसकी मौत हो चुकी है। और जब उसके पति की मौत हो चुकी थी तो अब तो वो बिल्कुल फ्री थी। अभी तक उसे डर लगा करता था कि हो सकता है राजा वापिस आ जाए, यहाँ पर आकर देखे कि काफ़ी सारी महिलाओं की मैंने जान ले ली है, काफ़ी सारी लड़कियाँ काफ़ी बेरहमी से यहाँ पर तड़प रही हैं, और उसके बाद वो राजा मुझसे काफ़ी सारे सवाल करेगा, मैं उसके जवाब उसे नहीं दे पाऊंगी, तो काफ़ी सारी दिक्कतें मुझे आने वाली हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो काफ़ी दुख भरा खबर उसके पास पहुंची थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो एक खबर उसके पास ये भी थी कि अब उसके ऊपर कुछ भी रोका टोकी नहीं होने वाली है, और अब वो जितनी भी लड़कियां उसे मिल जाया करती थी उन सारों को ही अपने महल में बुला लिया करती थी। और अब तो लगातार टाइम बीतते बीतते उसके अंदर इतनी ज़्यादा हैवानियत आ चुकी थी कि वो
नॉर्मली लड़की को अपने सामने खड़ी करके सिर्फ और सिर्फ उसकी गर्दन नहीं काटा करती थी, जबकि वो उसे काफी बेरहमी से टॉर्चर किया करती थी। वो अपने अंदर का पूरा हैवान उस सामने वाली लड़की को दिखा दिया करती थी, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 साल की है। वो उसके हो सकता है एक हाथ को काट दे, उस हाथ को उसके आंखों के सामने ही उसके हाथ से पूरी की पूरी उसकी स्किन उतार दे, और उसके बाद दूसरी तरफ वो लड़की जो कि बेसहारा इस टाइम उसके सामने खड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया करती थी। कहा जाता है कि काफ़ी सारी लड़कियां तो ऐसी मौजूद थी जिनके की रानी सामने उन्हें खड़ा करके उनके दोनों हाथों को बंधवा देती, उनके दोनों पैरों को बंधवा देती, और उसके बाद उनके शरीर के सारे कपड़े उतार देने के बाद जाकर उसके गर्दन पर बड़े ही गंदे तरीके से काट लिया करती थी। वो अपने दांतों से उसके गर्दन पर इतना ज़्यादा तेज बाइट किया करती थी कि उसके शरीर का जितना भी खून है उसकी गर्दन से बाहर निकलने लगता। सामने खड़ी लड़की इस टाइम तड़प रही होती, लेकिन रानी को ये सारी चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया करता था, और उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि ये लड़की इस टाइम तड़प रही है। पता नहीं इसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा और ये इस दर्द को किस तरह से सहन कर रही है। और इसी तरह चलते चलते रानी की हैवानियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो उन्हीं लड़कियों को बिल्कुल इसी तरह से खड़ा करके कि उसके दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, उनकी ब्रेस्ट को अपने दांतों से काट दिया करती थी। वो बिल्कुल भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया करती थी कि ये बच्ची है, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और इसके खून के लिए वो कितनी बेरहमी से इसे मार रही है। कहा जाता है कि काफ़ी सारे उसने ऐसे इक्विपमेंट इकट्ठे कर लिए थे जो कि स्पेशली तौर पर सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने के लिए उसने इकट्ठा किए थे। काफ़ी सारी ऐसी कैंचियां उसके पास मौजूद थी जिससे कि वो उनके प्राइवेट पार्ट्स को या फिर सेंसिटिव जगहों को उससे काटा करती थी, और काफ़ी ज़्यादा बेरहमी उसकी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब आसपास में रहने वाले जितने भी गरीब गुरबा लोग थे जिनकी कोई भी नहीं सुना करता था, काफ़ी सारी कंप्लेंट इस टाइम सरकार के पास जा चुकी थी, जो उनके महाराज थे उनके पास, कि हमारी लड़की गायब हो रही है। लेकिन उस टाइम किसी ने भी उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ उनका यही मानना था कि हो सकता है वो लड़की किसी से प्यार करती हो और वो उनके साथ चली गई हो, तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो लड़कियों की अब कमी होनी शुरू हो गई, और उस टाइम तक एलिजाबेथ इन सारी ही चीज़ों की इतनी ज़्यादा आदी हो चुकी थी कि उसे कोई मतलब नहीं था कि लड़की कौन है, किस घराने की है, अमीर है, गरीब है, उसे सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए थी। जिसके चलते अब गरीब लड़कियां उसे नहीं मिल रही थी, तो उसने अपने नौकरों से ये बात कही कि मुझे लड़कियां चाहिए, तुम ऐसा करो जो अमीर लोग हैं, जो अच्छे राजघराने के हैं, उन्हीं की लड़कियां उठानी शुरू कर दो। और जब वो लड़कियां गायब होने लगती हैं तो उसके घर वाले पूरी के पूरी इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाने लगते हैं, और उन्हें इन सारी ही इन्वेस्टिगेशन करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और उन्हें पता चल जाता है कि इसी तरीके से कि उस महारानी के आखिरी टाइम में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर घूम रहे थे, तो ज़रूर उसके गायब होने के पीछे वही लोग होंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके घरों पर एलिजाबेथ ने अपने नौकरों को भेजा था कि हमारे यहाँ पर काम करने वाले लड़कियों की ज़रूरत है, और अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो आप हमारे यहाँ पर आ सकती हैं। और काफ़ी सारी लड़कियाँ इस तरीके से भी उसके पास जा पहुँची थी। काफ़ी सारी उसने गाँव से उठवा ली थी, काफ़ी सारी ऐसी थी जो कि राजघरानों से उसने किडनैप करवा ली थी, और अब तो सारे के सारे उसने चैम्बर वगैरह इस टाइम बना लिए थे कि इस रूम में इन सारी लड़कियों को रखा जाएगा, इसमें ले जाकर इन्हें टॉर्चर किया जाएगा, इस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। बड़ा सा एक बाथ टब उसने बनवा लिया था कि यहाँ पर उस लड़की का खून रहेगा जो कि आज अपनी जान गंवाने वाली है, और ये सारा का सारा खून वो है जिन लड़कियों ने पिछले काफ़ी दिनों में अपनी जान गंवा ली है। और इसी तरीके से अगर इस महल को देखा जाए तो ये पूरे तरीके से एक टॉर्चर चैम्बर बनता जा रहा था। यहाँ पर लड़कियां आया जरूर करती थी, लेकिन कभी भी वो जिंदा वापस नहीं जा पाती। यहाँ पर जितनी भी सिमेट्री थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, और इसी तरह टाइम बीतते बीतते एक समय ऐसा भी आया जब वो अमीर घराने की लड़कियां जो गायब हुई थी, उनके माता पिताओं ने अच्छे से पूरा का पूरा पता लगवा लिया था कि इस रानी ने हमारी लड़की को किडनैप करवाया है। वो लोग महाराज के पास जा पहुंचते हैं, और वहां पर जाने के बाद इस केस के ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाने लगते हैं, और महाराज ने इन सारी ही बातों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने एक मंत्री को इस रानी के पास भेजा कि जाकर जरा चेक तो करके आओ, यहाँ से काफ़ी सारी कंप्लेंट आ रही है, ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि वहाँ
वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो वो मंत्री वहां पर जा पहुंचता है उस राजमहल में, लेकिन राजमहल के अंदर इस टाइम इतनी सारी डेड बॉडी मौजूद थी जिन्हें की ठिकाने नहीं लगाया जा सकता था। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक मंत्री आ रहा है, तो काफी सारी लाशों को तो उस टाइम ठिकाने लगा दिया गया था, लेकिन उन सारे के सारे टॉर्चर चैम्बर्स का वो लोग क्या कर सकते थे। जिसके चलते जैसे ही मंत्री यहाँ पर पहुंचता है तो वो पूरे के पूरे राजमहल को ही छान मारता है और वहां पर उसे काफी सारे टॉर्चर चैम्बर मिलते हैं। बहुत सारे कमरे ऐसे तरीके से बनाए गए थे जहां पर की काफी सारी लड़कियां मर चुकी थी। काफी सारी लड़कियों के तो कंकाल इस टाइम वहां पर टंगे हुए थे, उनके हाथ बांधकर उन्हें ऊपर से नीचे लटकाया गया था। और दूसरी तरफ काफी सारी ऐसी लड़कियां भी मौजूद थी जिनके की हाथों को काटा गया था। अधमरी इस टाइम वो वहां पर इसी तरह से उनके हाथ ऊपर टांग दिए गए थे, बांध करके वहां पर खड़ी हुई थी। तो उन सारी ही लड़कियों को इस टाइम वहां से छुटवाया जाता है। काफी सारी ऐसी लड़कियां भी मौजूद थी जो कि एक जेल जैसी जगह बनाकर वहां पर उन्हें बंद किया गया था। तो वो मंत्री उन सारी ही लड़कियों को छुड़वा कर वापिस महाराज के पास जा पहुंचता है और वहां पर जाकर एलिजाबेथ के बारे में सारी की सारी बातें महाराज को बताने लगता है। महाराज को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि सच में ही यहाँ पर कुछ इस तरह का कांड हुआ है, तो महाराज खुद वहां पर आ पहुंचते हैं और एलिजाबेथ के साथ साथ जो उसके 4 से 5 वो मेंबर थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो वो काला जादू किया करती थी वो वाली महिला, उसे डायन करार दिया जाता है और उसे एक पेड़ से बांधकर जिंदा ही जला दिया जाता है। और उसके अलावा जो उसके जो खास 4 मेंबर थे जो कि लड़कियों को इस तरीके से किडनैप करके लाया करते थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद एलिजाबेथ से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों किया करती थी। एलिजाबेथ ने इस बात से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा था, जबकि ये सारे कांड तो एक तो वो काला जादू करने वाली और ये 4 लोग ही किया करते थे। उन 4 लोगों के अंदर जो कि उसके सेवक थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बात बोल पाए कि महारानी तो झूठ बोल रही है, और ना ही उनसे ज्यादा कुछ पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें सीधी ये सजा सुना दी जाती है कि इन्हें ले जाकर फांसी की सजा दे दो। उन्हें ले जाया जाता है, चारों को ही फांसी तोड़ दिया जाता है और अब सिर्फ और सिर्फ महारानी यहाँ पर बची हुई थी। एलिजाबेथ से अच्छे से जब पूछा जाता है, उसके रूम को चेक किया जाता है, तो वहां पर एक डायरी मिलती है और उस डायरी में 650 से कहीं ज्यादा ऐसी लड़कियां मौजूद थी जिनका की नाम वहां पर लिखा हुआ था। और ये वो सारी लड़कियां थी जो कि यहाँ पर आई थी या फिर हम कहीं लाई गई थी और उन्हें बड़े ही बेरहमी से मारकर उनका सारा का सारा खून निकालकर एलिजाबेथ उस खून में नहाया करती थी। महाराज को जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो एलिजाबेथ को भी पकड़कर एक कैदखाने में डाल दिया जाता है। लेकिन जब इस केस के ऊपर सारी ही इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी तो उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो एक शाही खून था। लेकिन उसे पूरे तरीके से बरी नहीं किया जाता है, जबकि उसे सजा के तौर पर राजमहल में ही एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और ये बात कही गई कि जब तक ये जिंदा है इसी कमरे में रहने वाली है। 1610 में ये सारी ही चीजें सामने आई थी। उसके बाद एलिजाबेथ को गिरफ्तार करके एक रूम में डाल दिया गया, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक उस रूम में भी जिंदा नहीं रह पाई, जबकि 1614 में वो अपने रूम में ही मृत पाई गई। वैसे उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए पता नहीं कितनी लड़कियों को इतना ज्यादा बेरहमी से मार डाला। और कहा तो ये भी जाता है जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि जब ये इन सारी ही लड़कियों को मारा करती थी तो काफी सारी ऐसी लड़कियां भी मौजूद थी जो कि हद से ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, तो वो उनके शरीर के कुछ एक हिस्सों को खुद खा भी लिया करती थी, ताकि जो इसकी खूबसूरती है और जो इसके अंदर जो एक नौजवानी वाली एनर्जी है वो उसके अंदर भी आ जाए। लेकिन आखिर में अंत उसका भी वही हुआ जो कि नॉर्मली लोगों का होता है, उसने अपनी जान गंवा दी। और जैसा कि हम लोग देखते हैं बाकी केसेस को, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जैसा कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं नॉर्मली केसों में, हमारे बाकी केसेस में बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होता है। जब तक आम लोगों को गायब किया जाता है, उन्हें बड़े ही बेरहमी से मारा जाता है, कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही अमीर घराने के लोग गायब होने लगे, इस केस के अंदर बिल्कुल करंट आ जाता है और इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलने भी लगती है। तुरंत इस महारानी को पकड़ लिया जाता है और इसके ऊपर कार्रवाई होने भी लगती है। वैसे दोस्तों, आज की स्टोरी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे मिस्टीरियस सोल्ड अनसोल्ड केसेस यहाँ पर आने
आने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट परविंदर पारिक को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।